हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के इस लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात हो रही थी। अब इस पार्ट में हम मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं। मैन मेड डिजास्टर वो सारे आपदाएं जो मानवीय भूल चूक से होती हैं या जानबूझकर की जाती हैं, जिसमें मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट होता है। और चूंकि मनुष्य इन चीज़ों को कर रहा होता है तो इनसे बचने के जो प्रयास होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे से लिए जा सकते हैं और सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना करके हम इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। तो पहली चर्चा जो हम करेंगे वो चोरी के बारे में करेंगे। संग्रहालयों में चोरी के असंख्य उदाहरण, असंख्य सूचनाएं आती रहती हैं, न्यूज़ में हमेशा मिलती रहती हैं। कुछ बड़े उदाहरणों की अगर हम बात करें तो 911 में मोनालिसा पेंटिंग जो है लूव्र का मास्टरपीस माना जाता है। लूव्र का सबसे बड़ा आकर्षण है लियोनार्डो दा विंची की जो पेंटिंग है मोनालिसा, और मोनालिसा को वहाँ से गायब कर लिया गया था, चोरी कर लिया गया था। बाद में वो रिकवर्ड हो गई। इसके अलावा लोकोमोटिव इंजन गायब हो गया था नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली से। और भी इस तरीके के बहुत सारे कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से जो है उनका बैच गायब हो गया था। शांति निकेतन से, रविंद्र भारती से, वहाँ से ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए थे। भारत कला भवन से कॉइन्स चोरी हो गए थे। तो इस तरीके से करके संग्रहालयों में चोरी होने की जो घटनाएं होती हैं बहुतायत से होती हैं और बहुतायत से रिपोर्ट की जाती हैं। इनको चोरी कई तरीके की हो सकती है। जो पहली जो सबसे नॉर्मल जिसको माना जाता है वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर लेते हैं कि म्यूजियम में आए और कहीं उनको ऐसा दिख गया कि सिक्योरिटी जो है वीक है, कहीं कुछ आपका जो गैलरी अटेंडेंट है वो नहीं देख रहा है या आपके पास सीसीटीवी कैमराज प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हुए हैं, और कुछ ऐसा है कि सिक्योरिटी थोड़ी वीक है जहाँ से वो चीज़ों को उठा सकते हैं। यूजुअली संग्रहालय में ऐसा नहीं होता है, पर कहीं कहीं पे इस तरह की चीज़ें भी देखने को आ सकती हैं और ऐसी चोरियां भी होती हैं। दूसरी जो बहुत बड़े मतलब चूंकि नॉन प्रोफेशनल लोगों के द्वारा की जाती हैं और केवल मौके से की जाती हैं, तो इस तरह की चोरी होने के चांसेस भी कम होते हैं और इस तरह की चोरी होने पर प्रायः आपको ऑब्जेक्ट आपका फिर वापस भी मिल जाता है। दूसरी जो चोरी होती है वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, क्योंकि उसमें जो होता है कि वो पहले से ही सोच समझकर, बहुत विचार करके और टेक्निकली प्रोफेशनली स्किल्ड लोगों के द्वारा वो चोरी की जाती है और वो प्लान्ड होती है। प्रायः इस तरह की चोरी जो कराई जाती है म्यूजियम्स में, उसका उद्देश्य होता है तस्करी करना कलाकृतियों को। और बहुत मतलब एडवांस हो गई है चोरी की भी मार्केट में, अगर हम बात करें तो बड़ी एडवांस चोरियां होती हैं संग्रहालयों में। पहले ऑब्जेक्ट को पसंद करवा लिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है कि ऑब्जेक्ट जिनको लेना है उन्होंने पसंद कर लिया, उनको उन्होंने पेमेंट कर दिया, जिन लोगों को पहुंचाना है वो पूरा का पूरा चैनल बन के तैयार हो गया, और सबसे लास्ट में पूरा काम हो जाने के बाद, पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद, सारी चीज़ें सेटल हो जाने के बाद, सबसे अंत में ऑब्जेक्ट को म्यूजियम से उठाया जाता है। ये एक बहुत सीरियस टाइप का क्राइम है और प्रायः इस तरह की चोरी होने पर ऑब्जेक्ट का अगर मौके पे इसको रोका नहीं जा सका, मौके पे नहीं प्राप्त किया जा सका अपना ऑब्जेक्ट, तो फिर बाद में उसके मिलने की संभावना न के बराबर होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी देर में अगर उस समय में तत्काल रिपोर्ट नहीं हुआ, तत्काल नहीं रोक पाए, तो जितनी देर में आप रिपोर्ट करते हैं, जितनी देर में आप ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, उतनी देर में ऑब्जेक्ट जो है आपकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता है। कि बहुत सीरियस टाइप का क्राइम है। और यही वाला चोरी करने का, जो म्यूजियम्स में चोरी का या हेरिटेज साइट्स पे जो चोरियां होती हैं, उसमें ये वाला तरीका जो है चोरी का ज़्यादा अपनाया जाता है। एंटीक्विटीज़ के चोरी में ये तरीका ज़्यादा अपनाया जाता है। वेल प्लान्ड तरीके से और प्रोफेशनली टेक्निकली स्किल्ड लोग ये चोरियां करते हैं और बहुत प्रॉपर इनका एक रैकेट है और उसके माध्यम से काम होता है। तो प्रायः इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का रिवाइवल भी नहीं हो पाता है, मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक उससे भी सीरियस क्राइम है फेक एंड फॉर्जरी का, चोरी ही है ये। और इसमें बहुत सीधी सी बात ये होती है कि इसमें जब तक अंदर के लोग मिले नहीं होंगे तब तक होना मुश्किल है। इस तरह की चोरियों में प्रायः क्या करते हैं कि जो आपका म्यूजियम ऑब्जेक्ट है उसकी रिप्लिका, उसकी ऑथेंटिक रियल दिखती हुई रिप्लिका तैयार की जाती है रिप्लेस करने के लिए उसको उतना ही पुराना, एज्ड और उतना ही ऑथेंटिक दिखाने की कोशिश करते हैं और ऑथेंटिक तरीके से रिप्लिका, ऑथेंटिक दिखने वाले रिप्लिका तैयार करके उसको मेन ऑब्जेक्ट की तरह प्लेस किया जाता है। और ये जो तरीका है चोरी करने का, इस तरीके में म्यूजियम के लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक कोई अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इस तरीके से आप किसी भी म्यूजियम ऑब्जेक्ट को
चाहे वो गैलरी में हो, चाहे वो स्टोरेज में हो, चाहे वो कंजर्वेशन लैब में हो, उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। तो ये सबसे सीरियस टाइप की चोरी है या सबसे सीरियस टाइप का क्राइम है। चोरी से जैसा कि उसमें क्या डैमेज होते हैं, तो वो आपको पता है कि चोरी हो जाने से आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात ये है कि हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आपकी जो विरासत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये स्मगल होके हमेशा जब वो चैनलाइज़्ड होगा, जब वो वेल प्लान्ड होगा, तो सीधी-सी बात है कि वो फिर वापस मिलने के लिए या आप तक वापस आने के लिए नहीं है, तो प्रायः ये जो है स्मगलिंग के लिए किया जाता है। तो जब तक हमें पता चलता है, जब तक हम उसको रिपोर्ट करते हैं, जब तक हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो देश की सीमाओं से पार चला जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनका रिवाइवल करना। इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नॉर्मली म्यूज़ियम में जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, विरासतें हैं, हमारी हिस्ट्री को हमारे बताती हैं, हमारे प्राइड को बताती हैं, हमारी कंट्री का पास्ट है। लेकिन जब ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, जब ये चीज़ें चोरी हो जाती हैं, तो ये हमको नहीं मिलेंगी और एक तरीके से कहें तो हमारा एक सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री भी इससे कहीं न कहीं डिस्ट्रॉयड होता है। इसके अलावा फेक एंड फॉर्जरी का जो केस है, उसमें भी हमारे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैं वो चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे अपनी सभ्यता संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। चोरी को, जैसा कि मैंने बताया कि जो मैन मेड डिज़ास्टर होता है, वो प्रॉपर तैयारी से और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बढ़ा करके रोका जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं म्यूज़ियम्स में चोरी को रोकने के लिए, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हम अपना सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जब हम सिक्योरिटी अपनी प्लान कर रहे होते हैं, जब हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को तैयार किया जा रहा होता है, तो चोरी रोकने के तरीकों पर बातचीत होनी चाहिए। चोरी रोकने के तरीकों में सबसे पहली बात होती है कि संग्रहालय के पास सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर स्टेज का डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। लोकेशन का जो हमारा कॉलम होता है, वो हर बार ऑब्जेक्ट के चेंज होने के साथ, ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन चेंज होता है, तो लोकेशन के कॉलम को चेंज किया जाए। इसके अलावा हमारे म्यूज़ियम्स में इस बात की व्यवस्था की जाती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। इस बात को एडवाइस किया जाता है म्यूज़ियम डायरेक्टर्स को और म्यूज़ियम क्यूरेटर्स को भी कि टाइम टू टाइम आपके पास जो आपके जैसे गैलरी में गैलरी रजिस्टर है, गैलरी रजिस्टर के साथ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। एडवाइस मतलब बाय रूल तो ये दिन में 2 बार होना चाहिए। जब गैलरी ओपन होती है, तब भी क्यूरेटर को अपनी पूरी गैलरी को एक बार फिजिकल वेरीफाई करना चाहिए और जब गैलरी बंद होने वाली हो, तब भी फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। एक-एक ऑब्जेक्ट के सामने जाकर के उसका मिलान रजिस्टर के साथ हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप कर सकते हैं तो 3 महीने, 6 महीने पर भी कर लीजिए। अगर नहीं भी कर सकते हैं, बड़ा है संग्रहालय, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो भी कम से कम 1 साल में एक बार आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के रजिस्टर्स हैं, उनको उठा करके लोकेशन वाले कॉलम को देखते हुए, टैली करते हुए, पूरे म्यूज़ियम में अपने ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि ये एश्योर्ड हो कि हमारे रजिस्टर में जिन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जो कलाकृतियाँ दर्ज हैं, वो सभी कलाकृतियाँ हमारे कलेक्शन में उपलब्ध हैं। इस बात को एश्योर करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, म्यूज़ियम बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि हमारी जो म्यूज़ियम की बिल्डिंग हो, वो एक बहुत विकसित लॉन के बीच में हो। मतलब जो हमारा भूखंड है, जो हमारी ज़मीन है, वो मेन बिल्डिंग के आस-पास अच्छा खासा लॉन होना चाहिए और मुख्य हम जब लॉन में एंट्री करते हैं, तो वहाँ से लेकर के और म्यूज़ियम के गेट तक के बीच में प्रॉपर दूरी होनी चाहिए। ये एक तरीके से म्यूज़ियम के, जिसको कहते हैं कि एस्थेटिक्स और ब्यूटी को दिखाने में भी काम करता है। हमारे विज़िटर्स को म्यूज़ियम तक आते हुए, उनको जो बाहर से वो आपाधापी से चल के आ रहे हैं, गाड़ी से रश है या कहीं ट्रैफ़िक में फँसे थे या कोई इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो वो उस इमोशन को भी सेटल करने में हेल्प करता है, सुंदर गार्डन के बीच से जब चल के जाते हैं म्यूज़ियम तो। और दूसरी जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो ये होता है कि जब आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ से कोई भी सामान पिक करके भागना इतना आसान नहीं, क्योंकि आप मुख्य भवन से निकलेंगे तो आपको उतना अहाता पार करना होगा। तो चोरी रोकने में भी ये एक प्रभावशाली विधि होती है, इसलिए इस बात को भी एडवाइस किया जाता है। दूसरी बात ये है कि आपके मुख्य गेट पर सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पर बिना चेकिंग के लोगों को अंदर नहीं आने जाने देना चाहिए। कोई भी अवांछित लोग और अस्त्र-शस्त्र लेके अंदर आने वाले म्यूज़ियम के कंपाउंड में आने वाले लोगों को वहाँ पे रोका जा सके। मुख्य जो गेट है, वहाँ पर ही सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए और थॉरोली उनको देख लेने के बाद से ही म्यूज़ियम के अंदर आने देना चाहिए। म्यूज़ियम के मुख्य एंट्रेंस पर, भवन के मुख्य एंट्रेंस पर भी एक बार लोगों को अच्छे से चेक किया जाना चाहिए। मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसानदेह सामान लेकर के वो अंदर ना जा सके। क्लॉक रूम बाहर होना चाहिए और बैग्स वगैरह को स्कैन कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद से प्रत्येक गैलरी में गैलरी अटेंडेंट की
नियुक्ति जरूर होनी चाहिए जिसका काम हो लोगों के ऊपर नज़र रखना। सिक्योरिटी पर्सनल्स को इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपने जो विजिटर्स हैं, विजिटर्स के साथ ओवर फ्रेंडली ना हो, विजिटर्स से बातचीत करना, उनसे खाने पीने का सामान लेना, अपने ड्यूटी आवर्स में किताबें पढ़ना या फ़ोन देखना या इस तरह की गतिविधियों में आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल्स को इस बात की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। विजिटर्स जो भी ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं, उनके साथ वो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें और निरंतर नज़र रखें अपने विजिटर्स के ऊपर कि वो ह्यूमन वैंडलिज्म, चोरी, इस तरह की गतिविधियों को जो है वो ना कर पाएँ। इसके अलावा म्यूज़ियम में कोशिश ये करनी चाहिए कि भले आपके पास इमरजेंसी एग्ज़िट होना चाहिए। जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी में एग्ज़िट करने के लिए हमारे पास गेट्स होने चाहिए। आग लग गई या फ्लड हुआ या कोई chaos क्रिएट हुआ, तो हम ऐसी स्थिति में अपने विज़िटर्स को हम एक से अधिक दरवाज़ों से बाहर निकाल सकें, म्यूज़ियम बिल्डिंग से बाहर कर सकें chaos को मेंटेन करने के लिए, तो हमारे पास इमरजेंसी एग्ज़िट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सामान्य दिनों में ये एडवाइस किया जाता है कि आपके म्यूज़ियम की बिल्डिंग में इन होने के लिए और आउट होने के लिए विजिटर्स कम से कम एक ही गेट का प्रयोग कर रहे हों। वो एक ही तरफ से जाते हों, पूरा म्यूज़ियम घूमते हों और उसी तरफ से वापस आते हों। इससे 2-3 लाभ होते हैं। पहली बात ये होती है कि जो आपका सिक्योरिटी स्टाफ जो है सभी विजिटर्स के ऊपर नज़र रख सकता है। जो लोग अंदर गए हैं, वो बाहर आ गए कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो वो कितनी देर में आ रहे हैं। अगर चोरी की प्लानिंग हो रही है 2 बार 3 बार, कोई एक ही लोग हैं जो एक ही व्यक्ति है जो 2 बार 3 बार अंदर बाहर कर रहा है, तो इस चीज़ को ये सस्पिशियस है, मैलिशियस है, इस पर नज़र आपके सिक्योरिटी स्टाफ बनाए रख सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि एक ही दरवाज़ा होने से ये भागना, लेके निकल जाना, तेज़ी से चले जाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं और विजिटर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो एंट्री और एग्ज़िट के लिए एटलीस्ट विजिटर्स के लिए कोशिश होनी चाहिए कि एक ही गेट का प्रयोग किया जा रहा हो। म्यूज़ियम के लिए ये भी बताया जाता है कि जब हम म्यूज़ियम खोलते हैं, जब सुबह के समय हमारा म्यूज़ियम खुलता है, उस समय में पूरे म्यूज़ियम में ऑब्जेक्ट का फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होता है और पूरे म्यूज़ियम में ये चेक कर लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अंदर पहले से तो नहीं था या कोई पहले से तो नहीं बैठा हुआ था, पहले से तो कोई गैलरी वगैरह नहीं खुली हुई थी। ठीक इसी तरह से जब हमको म्यूज़ियम बंद करना होता है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि कम से कम आधे घंटे पहले से म्यूज़ियम्स में एंट्री विज़िटर्स की रोक दी जानी चाहिए और जब गैलरीज़ को बंद करना हो, तो एक-एक गैलरी के अंदर ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई अंदर रुका ना हो, कोई छिपा ना हो। सीढ़ियों के नीचे, वॉशरूम्स अगर बिल्डिंग के अंदर हैं, तो वॉशरूम्स में ये देख लेना चाहिए कि कहीं भी कोई छुपा हुआ नहीं हो और फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होने के बाद ही अपनी गैलरीज़ को बंद किया जाना चाहिए। लाइटिंग जो है, रात के समय की लाइटिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से लाइट के दायरे में हो। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और सिक्योरिटी पर्सनल्स को इस बात की बहुत सख्त हिदायत होनी चाहिए कि जब उनके ड्यूटी आवर्स बदलते हैं, जब गार्ड्स एक की जगह दूसरा जब जगह लेता है, तो इस बात की पूरी उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब एक गार्ड जो नया गार्ड आ रहा है पोजीशन लेने के लिए, जब वो प्रॉपर तरीके से तैयार होकर के अपनी पोजीशन ले लेगा, तभी दूसरा वाला गार्ड वहाँ से हटेगा। इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर नज़र रखने के लिए टेल क्लॉक का उपयोग करने का एडवाइस भी म्यूजियोलॉजिस्ट देते हैं। ये एक ऐसी घड़ी जिसमें एक निश्चित अंतराल पर चाबी भरनी होती है, वरना वो सुबह उसके रिकॉर्ड्स में ये समझ में आ जाता है कि कितनी बार इसमें चाबी भरेगी, कितनी बार नहीं। तो जो लोग भी म्यूज़ियम बिल्डिंग को ये कर रहे हैं, म्यूज़ियम बिल्डिंग के इर्द-गिर्द गश्त कर रहे हैं, उसकी देख-रेख कर रहे हैं, तो उनके लिए टेल क्लॉक का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने जो चोरी रोकने के जो तरीके हैं, उसमें हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं म्यूज़ियम की सिक्योरिटी की जिनको ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि म्यूज़ियम का जो कंपाउंड है, उसमें कोई भी बड़े और भारी पेड़, झाड़ियाँ, इस तरीके की चीज़ें जो फैंसी लॉन हमको बनाना है, उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े, भारी भरकम पेड़, झाड़ियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहाँ ये रोडेंट्स को, सर्पेंटाइल्स को, चिड़ियों को आश्रय देते हैं और अगर बढ़ी हुई डालियाँ हों, तो आपके मुख्य भवन तक इस तरह की चीज़ें, इस तरह के पशु-पक्षी, जानवर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़े-बड़े पेड़, झाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत नीयत से आने वाले लोगों के लिए आश्रय का काम भी कर सकते हैं। मतलब ये चोरों के छुपने की जगह भी हो सकते हैं कि दिन में छुप जाएँ और रात में चोरी कर लें या चोरी करके भागें और इसमें आकर के छुप जाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए कभी भी बड़े-बड़े झाड़ी, पेड़, इस तरह की चीज़ों को म्यूज़ियम के कंपाउंड के अंदर नहीं होना चाहिए। एंट्री देते समय पूरी जो चेकिंग होती है उन लोगों की, वो कर लेनी चाहिए। संग्रहालय के जो भवन है, वो जो भी उनका जो भूखंड है, उसके बीचों-बीच में स्थित होना चाहिए, उसके चारों तरफ लॉन होना चाहिए और उसमें बहुत मजबूत बाउंड्री वॉल और एंट्रेंस गेट्स होने चाहिए। इसके अलावा संग्रहालय की जो बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपरी एरिया को कटीले तारों से घेरने की सलाह दी जाती है।
जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी हमारा छत से पानी निकालने के पाइप्स होते हैं, म्यूजियम का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसी टाइम पे ये एडवाइस किया जाता है कि ये कंसील्ड होने चाहिए, छुपे हुए होने चाहिए। हम म्यूजियम की बिल्डिंग में रेन वाटर के लिए जो पाइप्स बनते हैं वो दिखने नहीं चाहिए, और अगर कंसील्ड भी हैं तो भी, और अगर दिख भी रहे हैं तो भी ये एडवाइस किया जाता है कि इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो लोहे के मोटे वाले कटीले तार होते हैं उनको इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लपेटा होना चाहिए, ताकि इनको पकड़ करके कोई भी म्यूजियम की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के लिए प्रयास न कर सके। इसके अलावा हमेशा सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग दिन और रात के सिक्योरिटी को लेकर के होनी चाहिए। बिल्डिंग हमेशा लाइट के दायरे में होनी चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल्स की ट्रेनिंग रात की सुरक्षा को लेकर के ध्यान में लेकर के करना चाहिए। इसके अलावा फेंसिंग जो है वो होगी, लाइटिंग प्रॉपर होगी, ऊंची बाउंड्री वॉल का प्रयोग किया जाता है, झाड़ झंखाड़ वाले पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, और जो गैलरी अटेंडेंट हैं उनको अपना काम अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। इसके अलावा हम बहुत सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट सिक्योरिटी के लिए हम लगा सकते हैं, जो कि म्यूजियम में नॉर्मल जो अभी तक सिक्योरिटी समझाई गई है, जो देख सकते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ उपकरणों को लगा करके हम चोरी होने की घटनाओं को कम कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से नज़र रख सकते हैं अपने म्यूजियम के ऊपर। जैसे सीसीटीवी कैमराज हैं, क्लोज सर्किट टीवी जो होते हैं, इनको गेट पे, एंट्रेंस पे, विद इन गैलरीज लगा करके, और अगर कंट्रोल रूम से इन पर लगातार नजर रखी जाए तो ह्यूमन वैंडलिज्म की गतिविधियों को भी रोका जा सकता है। कहीं भी कोई अगर विजिटर है जो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, जो चीज़ें उनको रोकी गई हैं, अगर उस तरह की कोई गतिविधियां कर रहे हैं या कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिख रहा है, तो इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। इन दुर्घटनाओं को होने से पहले रोका जा सकता है, और कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोई दुर्घटना होती है तो बाद में भी ये डेटा जो है ये यूज़ कर किया जा सकता है अपने ऑब्जेक्ट के रिवाइवल के लिए। मेटल डिटेक्टर की बात की जाती है कि म्यूजियम्स में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड फ्रेम मेटल डिटेक्टर जरूर होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही म्यूजियम के विजिटर्स को अंदर जाने दिया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन जो ऑब्जेक्ट्स का भी बात हो रही थी, उसको टाइम टू टाइम किया जाना चाहिए। बर्गलर अलार्म, फायर अलार्म, सिक्योरिटी के जो तरह तरह के जो मोशन डिटेक्टर, सेंसर अलार्म्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, इनको यूज़ किया जाता है। बर्गलर अलार्म जो है यूजुअली जो बहुत अलग थलग जगहों पर जो म्यूजियम्स बनाए जाते हैं वहाँ इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सेंधमारी से बचाव के लिए। मोशन डिटेक्टर जो है वो रात की सिक्योरिटी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पूरा म्यूजियम बंद हो तो मोशन डिटेक्टर जो है वो कहीं भी अगर किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है, कोई चल रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मोशन डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और तुरंत अलार्म कर सकता है। सेंसर अलार्म्स होते हैं, जैसे कि फायर अलार्म होता है, स्मोक सेंसर होता है, जो कि इस तरह की गतिविधियां, जिन गतिविधियों के अगेंस्ट उनको लगाया गया, अगर वैसी गतिविधियां होती तो तुरंत वो अलर्ट करते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी सेंसर लगाया जा सकता है। बहुत रेयर वैल्यूएबल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कुछ ऐसे सेंसर होते हैं, कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल उनके वेट के अकॉर्डिंग ही फिक्स करके उनके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के वेट को डाला गया होता है। किन्हीं परिस्थितियों में अगर कोई उस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करेगा तो टच करने से उसका वेट बढ़ेगा, तुरंत अलार्म होगा, और जब ऑब्जेक्ट वहाँ से उठाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट का वेट जैसे ही उस पर से हटेगा तो वो कैपेसिटी सेंसर जो है वो अलार्म करने लगेगा, और इस तरीके से चोरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चोरी होने के साथ ही ऑब्जेक्ट को टच करने के साथ ही वो अलार्म्स बज जाते हैं। तो इस तरीके से सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से बर्गलर अलार्म, मोशन डिटेक्टर, सेंसर अलार्म, और टाइम टू टाइम पे जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको चेक करते रहना, उनको कैलिबर करते रहना, अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को उनके लिए ट्रेंड करते रहना सीसीटीवी कैमराज पे, और वो जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उन पर नज़र बनाए रखना, ये सारी चीज़ें करके हम संग्रहालयों में चोरी की जो दुर्घटना होती है उसको रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रख करके सुरक्षा की जाती है। ये आपके स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिख रहा है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बिहार म्यूजियम पटना के हैं। अब इसके अलावा जब चोरी हो जाती है तो चोरी हो जाने के बाद की भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, एंटीक्वेरियन लॉज हैं, जो चोरी की दुर्घटना होने के बाद से या चोरी की दुर्घटना होने पर जिनसे हमको म्यूजियम के लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। वो सारे के सारे आपके लीगल मेजर्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखलाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से 1970 में एक्ट बनाया गया है। एंटीक्वेरियन एंड आर्ट रिजर्व एक्ट 1972 है, इलिसिट ट्रैफिक के लिए 1972 में बनाया गया है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे किस तरीके से सुरक्षा की जाती है और किस तरीके से ह्यूमन वैंडलिज्म को रोका जाता है, उसके लिए अलग से एंटीक्वेरियन लॉज की चर्चा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि इंटरपोल है,
म्यूजियम्स के अपने कोलेबोरेशन हैं। आईकॉम की जो आईकॉम न्यूज़ पत्रिका आती है उसमें अगर कहीं किसी म्यूजियम से कोई ऑब्जेक्ट चोरी होता है तो पूरे विश्व में उसकी सूचना फैलाई जाती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, जो हम लोग कलेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये बात होती है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन आपका कलेक्शन नहीं करता हो। तो किसी भी संग्रहालय से चोरी हुई कलाकृति अगर किसी दूसरे संग्रहालय के डिस्प्ले में आती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता है। इसलिए ये जो एंटीक्वेरियन लॉज हैं ये इस बात को एश्योर करते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, और अगर हो तो उनको रिवाइवल में लिया जा सके। और इसके अलावा जब भी कोई चोरी होती है तो पूरी दुनिया के संग्रहालयों को और एंटीक्वेरियन फील्ड में जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों को सूचित कर दिया जाता है कि कहीं कोई अगर ये वस्तु जो है किसी सरफेस पे अपीयर होती है तो इसको देखा जा सके, जाना जा सके और यथासंभव जल्दी से जल्दी इसके म्यूजियम को वापस किया जा सके। अगली जो परेशानी हो सकती है वो है युद्ध और दंगे। ये स्थिति ज़्यादा भयावह है। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसे बामियान अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट है, जब तालिबान सत्ता में आए तो उन्होंने बामियान बुद्ध जो इतने सदियों शताब्दियों से वहाँ पे बने हुए थे, एक स्टोन का स्कल्पचर था, आउटर में था सिटी के, और वो किसी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा था। वो उस देश की लीगेसी थी, उस देश का हेरिटेज था, क्योंकि धर्म परिवर्तित कर देने से या संस्कृति परिवर्तित कर देने से आपका इतिहास परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर वो आपके इतिहास से जुड़ा हुआ था, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सूचना होनी चाहिए थी, लेकिन बामियान बुद्ध को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इराक जो एरिया है, जो असीरियन, सुमेरियन, तमाम विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं उनका केंद्र रहा, और सभ्यताओं के विकास क्रम में बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे स्टोरीज वहाँ से जुड़ी रहीं। इराक बहुत रिच रहा कल्चर एंड ट्रेडिशन के मामले में। और 2003 में जब अमेरिका और इराक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए तो एक समय ऐसा आया कि इराक के म्यूजियम को लूट लिया गया। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी संग्रहालयों में डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हुए, सिक्योरिटी पर्सनल्स की ट्रेनिंग करते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा जो प्लानिंग एंड पॉलिसी बनती है उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि कभी कभी युद्ध की आपात स्थिति या दंगे की आपात स्थिति में भी संग्रहालय में नुकसान हो सकता है, संग्रहालय में लूट हो सकती है, संग्रहालय में चोरी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके इसको देखना पड़ेगा कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें सबसे पहली बात है कि हमको जो लीगल प्रोसेस है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और लीगल जो भी मेजर्स हैं उनको लिया जाना चाहिए। अब सबसे पहले ये ऐसी घटनाएं ना हो तो इनके प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव मेजर्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम युद्ध और दंगे से बचने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इन आपात स्थितियों के उत्पन्न होने की स्थिति में संग्रहालयों को बंद किया जाना चाहिए या संग्रहालयों को रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए। वो सबके लिए ओपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति और आपका म्यूजियम नॉर्मली ओपन है, जब पूरा बाजार बंद है, जब पूरा देश बंद है और आप अपना म्यूजियम खोल के बैठे हैं, तो आपके लिए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ आने वाले लोग कौन हैं। सीधी सी बात है कि ऐसी आपात परिस्थितियों में दर्शक नहीं आएंगे तो आपके यहाँ गलत लोग आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इन स्थितियों पर नज़र रखनी होती है, और आपात स्थितियों के होने की स्थिति में, दंगा हो जाने की स्थिति में, युद्ध हो जाने की स्थिति में आपको अपने म्यूजियम में जो एंट्री है उसको आपको रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। म्यूजियम के लोग ही आए जाए और म्यूजियम के लोग ही काम करें। दूसरी बात यह है कि जब भी युद्ध की स्थिति हो या दंगे की स्थिति हो तो इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे आसपास कहीं इकट्ठे अचानक भीड़ ना इकट्ठी हो रही हो, कहीं हमारी तरफ लोगों का फ्लो ना बढ़ रहा हो। तो आसपास की जो सड़कें हैं, आसपास के जो एरियाज हैं, उन पर इस बात की नज़र रखनी चाहिए कि म्यूजियम की तरफ अगर भीड़ आती हुई दिखाई दे तो म्यूजियम को तुरंत बंद करके सारे सिक्योरिटी मेजर्स को ऑन कर देना चाहिए। गेट बंद है, आपके सारे अलार्म सक्रिय हैं, आप इसके अलावा आप जो भी पुलिस है या मिलिट्री के भरोसे अगर आपका उस समय देश है, आपका प्रदेश है, तो आपको तुरंत उन जो अथॉरिटीज हैं सिक्योरिटी के लिए आपके हैं उनको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और उनसे हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा हर एंट्री पर, हर एग्जिट पर आपको सिक्योरिटी चेक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और अगर आपका जो भी म्यूजियम है वो वॉर जोन में है, वो अगर खतरे के दायरे में है, तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ से ज़्यादा या मैक्सिमम या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। जब तक कि ये स्थिति बनी हुई है, जब तक कि सुरक्षा के साथ इस तरह की व्यवस्था है कि हम पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, और वॉर हो सकता है या रॉइट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमको अपने ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए किसी अच्छी जगह पर, किसी सुरक्षित जगह पर। इस तरीके से करके हम दंगे से और युद्ध से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी विरासतों को बचा सकते हैं। अगला जो सेगमेंट है हमारा कि हम फायर से किस तरीके से बचाव करेंगे। फायर से बहुत बड़े नुकसान होते हैं, बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में भारत के संग्रहालय जगत को
बहुत ही इसका खराब स्वरूप देखना पड़ा जब नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में बहुत रहस्यमय तरीके से आग लगी, बहुत भोर के समय में आग लगी पूरा का पूरा, और विकराल आग थी और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि पूरा का पूरा संग्रहालय जो है, संग्रहालय के ऑब्जेक्ट्स जो है जल के भस्म हो गए। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो ऑर्गेनिक था, टैक्सीडर्मी के थ्रू तैयार किए गए ऑब्जेक्ट्स थे। तो बहुत जल्दी से उन्होंने आग पकड़ ली, बहुत जल्दी जल गए। और अनफॉर्चुनेटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के लागू होने के बाद से अब उतना रिच एंड वास्ट कलेक्शन उनके लिए कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आग से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आग जो है कि बहुत जल्दी, बहुत तेज और बड़ा नुकसान देती है। तो हमने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में बात की। इसके अलावा जो है कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो आग लगती है तो तेज, जल्दी और बड़ा नुकसान करती है। तो आग से बचने के जो उपाय हैं वो हमारे म्यूजियम की डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी में बहुत स्ट्रांगली उसको रखा जाना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स में, पहले तो हम बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ फायर क्या हैं, क्या क्या हो सकता है जिससे कि हमारे म्यूजियम में आग लग सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, कई बार अगर तार बहुत पुराने हैं या पुराने या कुछ क्वालिटी के साथ अगर उसके ये है प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा और उससे निकली हुई चिंगारियों से आग लगने का खतरा होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सेटिंग जो है, ये एडवाइस किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरी सेटिंग है, जो मेन सेटिंग है, वो मेन बिल्डिंग से बाहर होनी चाहिए, म्यूजियम की बिल्डिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कभी कोई छोटा मोटा ब्लास्ट होता है, तो इससे आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर क्या हो सकता है कि जब भी हम म्यूजियम के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, तो प्रायः कारपेंट्री वर्कशॉप से डिब्बे आ रहे हैं और उनको लपेटने के लिए पहले पुराने समय में तो भूसे वगैरह का प्रयोग किया जाता था, तो वो आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं, पैकिंग का मटेरियल आ रहा है, वुडन मटेरियल आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं हाई फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं जिनमें अगर थोड़ा भी आग लगती है तो आग लग जाती है। आग लगने का कारण क्या हो सकता है, तो फ्लेमेबल केमिकल्स हमारी लेबोरेटरी में हो सकते हैं, हम अगर बेध्यानी में उनको कहीं रख दिया तो म्यूजियम बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं, सिलेंडर का ब्लास्ट हो सकता है और ह्यूमन फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने सिगरेट पी हो, दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो, कोई डिफेक्टिव इक्विपमेंट हो, अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके अलावा म्यूजियम बिल्डिंग के अंदर अगर किचन है या फिर क्यूरेटर्स चैम्बर्स में चाय बनाई जाती है, हीटर्स रखे जाते हैं, इस तरीके के कोई भी ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, तो इनसे आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहली बात क्या है कि म्यूजियम की जो वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो सबसे पहले वायरिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर्स का प्रयोग किया जाएगा और इसके अलावा जहाँ तक संभव होगा पूरी की पूरी वायरिंग को अंडर वॉल रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये वायरिंग दीवार के ऊपर ना हो। शॉर्ट सर्किट या किसी भी तरीके का कोई भी फ्लक्चुएशन होने की स्थिति में वहाँ से चिंगारियाँ निकलने की संभावना नगण्य हो जाती है इस तरीके से करने से। इसके बाद से ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कंजर्वेशन लेबोरेटरी होगी वो म्यूजियम की सबसे आउटर लेयर में होगी। वो संग्रहालय में ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर बाहर से ही केमिकल वगैरह लाए जा सकें, निकाले जा सकें। वहाँ पर अगर कुछ काम हो रहा है तो उसका फ्यूम, उसका जो केमिकल है, वो सब कुछ वहीं से बाहर डिस्पोज हो जाए, उसको मेन बिल्डिंग को टच ना करना पड़े। म्यूजियम्स में, गैलरी और स्टोरेज में जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को पैक कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, पैकिंग अनपैकिंग का जो मटेरियल है, वो तत्काल प्रभाव से संग्रहालय भवन के बाहर चला जाना चाहिए। संग्रहालय भवन के अंदर, स्टोरेज के अंदर, गैलरी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल, फ्यूल, केरोसिन और हाई फ्लेमेबल जो हमारे ये केमिकल्स हैं, वो किसी भी दशा में संग्रहालय भवन के अंदर, स्टोरेज में, गैलरी में, क्यूरेटर्स चैम्बर में, कंजर्वेशन लैब में कहीं भी नहीं रखे होने चाहिए। और अगर जहाँ जैसे कंजर्वेशन लैब वगैरह है तो वो आउटर में होनी चाहिए, वो म्यूजियम के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि म्यूजियम के अंदर चाय बनाने जैसा या म्यूजियम के अंदर हीटर सेकने जैसा या म्यूजियम के अंदर इस तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना जो कि आग लगवा सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। म्यूजियम के अंदर इनको नहीं लाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं आग से बचने के लिए, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग है वहाँ पे हम बोलते हैं कि फायर प्रूफ होनी चाहिए, पहला काम, ताकि रिस्क को अवॉइड किया जा सके। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इन केस ऑफ फायर हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आग लगती है तो हमें उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से आग से बचाना है। क्योंकि जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स और खासकर अगर आर्ट एंड आर्कियोलॉजी के ऑब्जेक्ट्स हैं
तो म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स को आग लगने की दिशा में हम पानी डाल के नहीं बुझा सकते हैं, ना ही उनके ऊपर हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को लिमिटेड किया जाता है प्रायः। जो अब पूछा जा सकता है कि कैसे करेंगे, तो ब्लैंकेट्स के थ्रू, रेत डाल करके, इस तरीके से हम संग्रहालय की आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, ताकि एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम रेज ना करे। पानी से अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को आग बुझाई है तो फिर बाद में हमको नमी के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और अगर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ काम किया तो बहुत वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स जिनके बारे में, जिनके एक्शन रिएक्शन के बारे में पता नहीं है, उनके बारे में आगे फिर हमको डीलिंग करनी पड़ेगी। तो इसका भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को पूरा ज्ञान होना चाहिए। संग्रहालय भवन के अंदर किसी भी तरीके के ऐसे उपकरणों का उपयोग, चाय बनाना या हीटर का प्रयोग करना, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए और सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स को नहीं, इनफैक्ट सारे क्यूरेटोरियल स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना, आग लगने की स्थिति में किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हमको इमरजेंसी रिएक्शंस देने हैं, उसके बारे में एक ट्रेनिंग पूरे म्यूजियम स्टाफ की होनी चाहिए। इसके बाद से जो जगह जगह पर हमको स्मोक सेंसर और हीट अलार्म होना चाहिए, ताकि म्यूजियम की बिल्डिंग में अगर कभी इस तरह की कंडीशंस आती हैं, इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, तो उसकी सूचना हमें समय रहते मिल जाए और हम समय रहते उसके लिए तैयार हो जाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर्स होने चाहिए पूरे म्यूजियम के अंदर। हमेशा जो नियरेस्ट हमारा पुलिस स्टेशन है उसका नंबर जो है म्यूजियम स्टाफ के पास होना चाहिए और पुलिस स्टेशन में तुरंत सूचना जानी चाहिए। जो फायर स्टेशन है उसके बारे में, जो हमारा फायर स्टेशन है नियरेस्ट, उससे हमारा कोलैबोरेशन होना चाहिए, उनका नंबर हमारे पास होना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो रिस्पॉन्स हमें कर सकें, इसकी बात पता होनी चाहिए। इसके बाद से रिस्पॉन्स क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो फायर फाइटर्स हैं, पुलिस या इंश्योरेंस वाले हैं, उनको कॉल करना होता है। विजिटर्स को इमरजेंसी, अगर आग लगती है तो विजिटर्स को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकालना। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं फायर स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में और जो हेल्प करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ हमको, जो हमारे इंश्योरेंस के लोग हैं, उन सबको कॉल कर लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो है हमको जो आग है उसके सोर्स को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। किस वजह से आग लगी है, कहाँ से आग शुरू हुई है, जितना जल्दी हो सके हमको सोर्स ऑफ फायर को डिटेक्ट करना चाहिए और सोर्स ऑफ फायर को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आग को जल्दी से जल्दी बुझाने की, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फायर बड़ा है तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी डीलिंग जो है ट्रेन्ड स्टाफ और फायर फाइटर्स के ही माध्यम से की जाए, कोई भी उसमें कूद न पड़े। ऐसी स्थिति में जब आग लग जाती है, जब इमरजेंसी कंडीशंस जब शुरू हो जाती हैं, जब इमरजेंसी में चीज़ें चली जाती हैं, उस स्थिति में लिफ्ट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जितनी कोशिश हो सके यथासंभव जल्दी से जल्दी आग पे काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना आग के बाद भी ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए डैमेज का पूरा फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद से डैमेज को पूरी तरह से इवेल्युएट करना चाहिए। और इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो हमारी स्थिति है, जो पूर्व स्थिति है, जो chaotic कंडीशंस क्रिएट हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए और जल्दी से जल्दी हम पूर्व की दशा में, जैसा कि हमारा म्यूजियम पहले था, उसमें पहुंच जाए इस चीज़ का। और आग लगने की स्थिति में पैनिक क्रिएट ना हो, विजिटर्स जल्दी से जल्दी इमरजेंसी गेट से बाहर निकाल दिए जाएं, मिसकंसेप्शन ना फैले, झूठी सूचनाएं ना फैले, इन सब बातों का ध्यान देना होता है। और इसके अलावा कोशिश करनी होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने संग्रहालय में पूर्व स्थिति ला सकें, पहले वाली स्थिति ला सकें, ताकि संग्रहालय का जो मार्केटिंग है और जो संग्रहालय का जो पब्लिक रिलेशन है वो बना रहे और गुड माउथ पब्लिसिटी बनी रहे। इस तरीके से वेरियस मेजर्स को हम फॉलो करके म्यूजियम में डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।